इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ममनुआ फंडिंग केस था इलेक्शन कमीशन का, उसके खिलाफ पीटीआई की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया और जो इलेक्शन कमीशन का जो शो कॉज नोटिस था उसको बरकरार रखा है। इमरान खान साहब ने एक शो कॉज नोटिस के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी को चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला किया कि अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो उनका ममनुआ फंडिंग केस था वो उसको बहक सरकार जब्त करेगा। अब शो कॉज भी का जवाब भी देना होगा, मुकम्मल दलाइल के साथ भी देना होगा, नहीं होगा तो ममनुआ फंडिंग भी जब्त होगी, इंतखाबी निशान भी वापस होगा। जो इंतखाबी निशान है उसके मुअत्तल होने का तो मामला हरगिज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मुतमिन होती है तो पार्टी डिसॉल्व होती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी से लाडलो जैसा सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? जखीरा अंदोजी प्रॉब्लम है या वाकई पेट्रोल नहीं है? ये जो जखीरा अंदोजी की बात हो रही है ना, ये जखीरा अंदोज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो मालिकान है वो है। इनको गवर्नमेंट ने अब लाइसेंस दे दिया हुआ है कि आप जो है ना स्टॉक जो है वो अपना होल्ड करके बैठे। नाम पेट्रोल पंपों वालों का आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे पेट्रोल पंप वाले के पास तो जो है 50-60 हजार लीटर की स्टोरेज होती है जो मुश्किल से जो है 2 दिन निकालती है। बार बार कीमतों की बात अभी मैंने की कि 350% तक ये कीमतों में इजाफा होने का खदशा है। वैसे ही लोग परेशान हैं अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से। ताकि ये पूरी इंडस्ट्री का मसला है और इस इंडस्ट्री का मसले की वजूहत ये है कि यूएस डॉलर क्या डिस्पैरिटी जो है, हाइपर इन्फ्लेशन है, यूटिलिटी का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी है। और जैसे मैं पहले भी फरमा रहा था कि 40 से ज्यादा कंपनी ने मुझे लेटर साल किए हैं कि वो शटडाउन की तरफ जा रहे हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग कॉल की थी तो उसमें उन्होंने हमारी जायज मांगे सुनी है एंड होपफुली विद इन 10 days वी कैन कम टू अ लॉजिकल सॉल्यूशन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क में जारी सियासी उतार चढ़ाव और जो हैपनिंग्स हैं अगर उनका हम निचोड़ निकालें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने समाअत के दौरान कहा कि मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया। चीफ जस्टिस ने आम इंतखाबात का जिक्र करते हुए रिमार्क्स में कहा कि मौजूदा पार्लियामेंट से होने वाली कानून साजी भी मुतनाज़े हो रही है। मुल्क में तमाम मसाइल का हल आवाम के फैसले से ही मुमकिन है। मौजूदा हुकूमत के क़याम को नाज़रीन 8 माह हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रूलिंग केस में कहा था कि नवंबर 2022 में आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। एक जानिब चीफ जस्टिस का कहना है कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल आवाम के फैसले से ही मुमकिन हो सकता है, तो दूसरी तरफ पंजाब और केपी असम्बलियों के आम इंतखाबात और कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के लिए वजारत दिफा, वजारत खजाना और अदलिया ने सिक्योरिटी अखराजात के लिए पैसे और इंतखाबी अमल में अदालती अफसरान की तकर्री से माजरत कर ली है। वजारत दिफा ने आगाह किया है कि मुल्क में दहशत गर्दी के बढ़ते हुए खतरात और लॉ एंड ऑर्डर के संगीन मसाइल के पेश नज़र इंतखाबात में फौज रेंजर्स को पोलिंग स्टेशन पर तैनात नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की पार्लियामान 60% से जायद अवामी नुमाइंदगी से महरूम है। पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। आईनी तकाजा तो यह है कि असम्बलियाँ जो ही तहलील की गई उसके फौरन बाद ही दस्तूर के मुताबिक इंतखाबात की तारीख दे दी जाती। लेकिन अफसोस कि ना तो जमहूरी रिवायात का पास रखा जा रहा है ना ही दस्तूरी तकाज़ों का। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल करते हुए मुतालिका हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात ताहुक्म सामने रोक दिए हैं। जबकि आज स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से एक वीडियो पैगाम जारी हुआ जिसमें राजा परवेज अशरफ ने कहा कि उन्हें लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मौसूल ही नहीं हुआ और ना ही ये उनके इल्म में है। हमारे सामने कोई ऑर्डर नहीं है, हम उसे पढ़ नहीं सकते, ना ही उसकी तफसीलात जान सकते हैं। हुकूमत को इस मामले में सिर्फ एक पार्टी बनाया गया है, वो भी हमने टेलीविजन पर सुना और कोई नोटिस भी नहीं मिला। अब जहां मुल्क शदीद सियासी और मुआशी मुश्किलात का शिकार है, वहीं पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात हैं नाज़रीन वो आज ख़त्म हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक शहबाज सरकार ने IMF की तमाम कड़ी शराइत कबूल की हैं और हर हदफ पूरा करने की हानि भी करा दी गई है। हुकूमत ने IMF की फरमाइश पर अवाम पर महंगाई की 2 धारी तलवार चलाने की तैयारी भी कर ली है।
वजीर खजाना इसाक डार ने कहा है कि IMF से कोई इख्तलाफ नहीं, उनके साथ आज फाइनल राउंड हो रहा है और इन मुज़ाकरात से मुतालिक एक अच्छी खबर है, वो नाजरीन जल्दी सुन सकेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है और उस पर हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब, उनसे हम आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। कुंवर साहब बहुत शुक्रिया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ममनुआ फंडिंग केस था इलेक्शन कमीशन का, उसके खिलाफ जो PTI की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया और जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था यानी कि जो शो कॉज नोटिस था उसको बरकरार रखा है। क्या आप समझते हैं कि मुश्किलात बरकरार हैं PTI के लिए भी और खान साहब के लिए भी? इसमें सबसे बड़ी अहम बात ये होगी कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है जनाब इमरान खान साहब ने कि शो का नोटिस के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। उन्होंने जो इमरान खान के जो मौक़िफ़ था वो ये था कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो शो का नोटिस जारी करने का मिजाज नहीं है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी को चैलेंज किया था, जिसकी बना पर हाई कोर्ट ने आइन के आर्टिकल जो है हमारे 213 से लेकर 226 तक उसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बेपनाह इख्तियार दिए हुए हैं। तो और इसके साथ साथ जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 210 है, 204 है, 205 है, 214 है, 212 है, उसके तहत भी इलेक्शन के पाकिस्तान को मुकम्मल इख्तियारात इलेक्शन एक्ट ने दिए, पार्लियामेंट ने दिए। तो हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला किया। अब इसकी रोशनी में सबसे पहली अहम बात ये होगी, अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो उनका ममनुआ फंडिंग केस था वो उसको बहक सरकार जब्त करेगा। अब उसके बाद ये बाकायदा जो है तकरीबन 7-8 महीने से केस ज़ेर समाअत रहा इलेक्शन कमीशन में, लेकिन तहरीक इंसाफ अपने दलाइल देने की बजाय इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी को चैलेंज किया। इन हालात को देखते हुए इलेक्शन कमीशन जब पाकिस्तान जो है जब ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से जब सेक्शन 204 के तहत उनको जब्त करेगा, उसके बड़े अहम पहलू ये निकलेंगे कि अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है जो ही हक सरकार जब्त करेगा तो तहरीक इंसाफ का सिंबल सेक्शन 215 के तहत वो वापस लेने का मजाज है। अब अगर तहरीक इंसाफ का सिंबल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मनसूख कर देता है, करदम कर देता है, ये वापस ले लेता है, तो फिर आप ये बताइए कि आइंदा जब इंतखाबात हो रहे हैं, कौमी असम्बली के भी हो रहे हैं, सूबाई असम्बली के भी मतवक्को हैं, खैबर पख्तूनख्वा भी होने हैं, पंजाब के भी होने हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ जो है उसको सिंबल तो वापस ले लिया जाएगा, तो कैसे इंतखाब में हिस्सा लेंगे? तमाम उम्मीदवार आज़ाद ही इंतखाब लड़ सकते हैं ना फिर। और इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम पहलू शायद इमरान खान के वकलान को नहीं बता रहे कि जिस वक्त इलेक्शन में पाकिस्तान ममनुआ फंडिंग जब्त कर लेगा तो वाकई हुकूमत आइन के आर्टिकल 17 के तहत इस पार्टी को करदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करेगी। तो ये वफाकी हुकूमत का मामला है, स्वाबदीद है कि वो आर्टिकल 17 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भेजती कि नहीं भेजती, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इनका सिंबल जो है वापस लेने का मजाज है। मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख ना करे, लेकिन सिंबल जब वापस लिया है तो वह एक किस्म की पार्टी की रजिस्ट्रेशन ही खतरे में पड़ जाएगी। यानी कि आप जो बात कह रहे हैं, अब जाहिर है आगे तो वो क्या करती है वफाकी हुकूमत के आर्टिकल 17 के तहत जाती है सुप्रीम कोर्ट या नहीं जाती, लेकिन अगर शो कॉज का जवाब नहीं देती PTI तो आप कह रहे हैं कि वो जब्त भी करेंगे ममनुआ फंडिंग और उनका जो इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन वो भी वापस लेगा। मजीद कार्रवाई क्या हो सकती है? जनाब ये बिल्कुल जब बार बार जब उनको फर्द जुर्म आयद करने के तो इलेक्शन में पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं तो वो एक तरफा कार्रवाई करते हुए तहरीक इंसाफ पर फर्द जुर्म आयद कर सकती है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के अपने स्वाबदीद पर है कि अभी फिलहाल और टाइम दे दें, नोटिस बार बार भेज दें, शौका नोटिस बार बार भेज दें और फिर इसके बाद 3-4 दफा भेजने के बाद फिर वो फर्द जुर्म एक तरफा कर सकती है, लेकिन अभी फिलहाल उनको और मौका दिया जाएगा तहरीक इंसाफ को। तो लेकिन हम चूंकि बोल टीवी एक अहम टीवी है पाकिस्तान का, तो हम उनकी वसातत से ये कह सकते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन ने जो शो का जवाब दिया उसको दलाइल के साथ, अपने मंतकी दलाइल के साथ, सबूत के साथ वो पेश करें। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की अथॉरिटी को चैलेंज करने का तो जवाब ही नहीं बनता, तो उसका जवाब दें, उसका वो जहर के बड़े बड़े वकला है उनके पास का जवाब दें शो का नोटिस का, तो उसका जवाब देना जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर रहेगा उसको। लेकिन अगर उन्होंने जवाब ना दिया तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक तरफा कार्रवाई करते हुए
ममनुआ फंडिंग को, यानी कि जो आपने सारी बात की, आप कह रहे हैं कि बाकायदा दलाइल के साथ शो कॉज नोटिस का जवाब देना। आपने दो बातें की, एक तो आपने कहा कि ज़ाहिर फर्द जुर्म भी आयद हो सकती है, ममनुआ फंडिंग जो है वो जब्त भी हो सकती है, इंतखाबी निशान भी वापस लिया जा सकता है, और आर्टिकल 17 के तहत वफाकी हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर सकती है। कुछ माहिरीन का ये कहना है कि मामला बहुत खतरनाक रुख की तरफ जा रहे हैं, क्या आप भी ऐसे समझते हैं? लेकिन मेरे ख्याल में इस इत्तलाक तक बात नहीं जाएगी, लेकिन सिर्फ मेरा ख्याल है, मेरी नाकस राय यह है कि ये सिर्फ इनका सिंबल जो है वो वापस लेने तक की बात महफूज रहेगी। अच्छा। क्योंकि जब तक पार्टी का जो सिंबल वापस करने के वक्त भी इलेक्शन के पाकिस्तान को भी एक बड़ा अहम ये करना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा कि वो फिर वो सिंबल वापस लेते वक्त भी उनको जनाब शौकत नोटिस जारी करेगी तहरीक इंसाफ को, या फौरी तौर पर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं होती, बकायदा इसका एक उन्होंने शौकत नोटिस जारी करेगी कि हम आपका सिंबल क्यों ना वापस ले लें। फिर वो शौकत नोटिस जारी करेगी, तो शौकत नोटिस के खिलाफ फिर वो हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। तो कोई इतना किसी पार्टी के खिलाफ कोई बड़ा अहम कदम उठाने के लिए सारे आईनी प्रोविजनों पर कदम उठाना पड़ता है। एक तरफा काबिल दूर हो जाएगी, लेकिन इसके बाद बावजूद भी जब पार्टी का सिंबल वापस लिया जाएगा तो उस पर भी एक शौकत नोटिस जारी किया जाएगा। सही। अच्छा कुंवर साहब, अब जो कल हमने देखा कि जो फैसला आया है कोर्ट का, और उसमें जो पीटीआई के 43 अरकान थे जो इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई किया था, उस फैसले को भी मुअत्तल किया और वहां पर जो ज़िम्मी इलेक्शन होना था उसको भी रोक दिया। अब सूरत हाल क्या है कि ये जो अरकान हैं, क्या ये असम्बली के इजलास में शिरकत कर सकते हैं? जो मराहत एक एमएनए को मिलती हैं वो उनको वापस मिल सकती हैं? क्या सूरत हाल होती है इसकी? असूली तौर पर यह सिंगल बेंच का फैसला है और मुमकिन है कि वफाकी हुकूमत इस सिंगल बेंच फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में जाए। और ये पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने स्पीकर कौमी असम्बली के जो उन्होंने उनको अपना इस्तीफे मंजूर कर लिए थे, तो उसकी रोशनी में इनको डी नोटिफाई किया। तो अब ये वापस अपने जो है फैसला आने के बाद ये स्पीकर कौमी असम्बली के पास जाएगा कि आया वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बारे में अपील करते हैं या इस फैसले को मंजूर करते हुए फिर वो इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी करेंगे कि आप इसको दोबारा नोटिफाई कर दें। अच्छा। इलेक्शन कमीशन ने इनको डी नोटिफाई आज खुद नहीं किया था। ये फैसला जो था ये स्पीकर कौमी असम्बली का था और स्पीकर कौमी असम्बली की जो रूलिंग है वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकती, ये आर्टिकल 66 कहता है। अच्छा। तो ये भी एक बड़ा एक अहम पंडोरा बॉक्स खुलेगा और इस मुमकिन है स्पीकर कौमी असम्बली इस पर अपने आईनी माहिरीन से मशवरा करने के बाद इस पर अपना कदम उठाएं, या वो ये कहें कि मेरी रूलिंग किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती तो मैं इस फैसले के ऊपर अपील करूंगा, तो अपील कर सकता है। या जिन्होंने ये केस दाखिल कराया था वो भी अपील कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो ही स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से हदायत आ जाएगी तो वो उसको नोटिफाई दोबारा भी कर सकता है। लेकिन ये सारा जो मामला है स्पीकर कौमी असम्बली का है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का इसका कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस पर हम बात करेंगे। अब मजीद जो कानूनी नुक्ते उन्होंने निकाले हैं उस पर मैं चाहती हूँ मजीद डिस्कशन हो। हमें ज्वाइन करें एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया अजहर साहब। अजहर साहब आप शायद सुन रहे होंगे अभी कुंवर दिलशाद साहब को, उन्होंने जो मैं आखिरी बात से आप आगाज़ करना चाहूँगी उनकी कि वो जो हाई कोर्ट का कल का फैसला है उस पर उन्होंने कहा कि ये तो एक सिंगल बेंच का फैसला है, जो 43 अरकान है उनको डी नोटिफाई करने का जो मुअत्तल किया है, और आर्टिकल 66 ही कहता है कि जो स्पीकर की रूलिंग है उसको जो चैलेंज किया ही नहीं जा सकता, यानी कि इस मामले पर एक इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर की जा सकती है वफाकी हुकूमत की जानिब से। ये मामला उलझ रहा है या सुलझ रहा है? बहुत शुक्रिया। आपको याद होगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला मामला जो है स्पीकर ने जब रूलिंग से मुस्तरद किया था, जी, उसके बाद मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 69 को एक साइड पे रख दिया और बाकायदा इसका फैसला किया। इसमें बहुत से फैसले आ चुके हैं। इशू ये है कि यहाँ जो इस्तीफे हैं, इस्तीफे पहले मंजूर जो किए थे कासिम सूरी साहब ने, वो इन्होंने सेटस वापस ले दिया। उन्होंने कहा जी वो ठीक नहीं किया, आइन और कानून के मुताबिक नहीं दिया फैसला। और वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि पहले पार्लियामेंट पहले स्पीकर के पास मामला ले जाए। स्पीकर के जब कह दिया कि इस्तीफे हमने वापस ले लिए, तो स्पीकर कौन होते हैं कि उस बात को उस बुनियाद के ऊपर अपना डी नोटिफाई करने का
स्पीकर की बदनीति ये शामिल है कि स्पीकर खुद कहते रहे हैं कि मैं एक एक बंदे को, ये तो गए हुए 7 अप्रैल के इस्तीफे किए हुए हैं, इन्होंने तो मंजूर क्यों नहीं किए इतने अरसे में। अब जब देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये आ गई है अपना अपोजिशन लीडर बदलने के लिए नेशनल असेंबली में आना चाहते हैं, जब उन्होंने देखा कि नेशनल असेंबली में आएंगे तो उनका लगाया गया जो है अपोजिशन लीडर है वो तो फारग हो जाएगा, और वो तो उनका सारा वो तो, और क्या होगा, वो तो इस चक्कर में आ गए कि ये क्यों ना किया जाए कि ये इस्तीफे जो दे दी हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ेगी और कल ज़िमनी इलेक्शनों में लड़कर 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेते हैं और 3/5 जो आइन का करना है वो कर देंगे। ये वाली जो साजिश थी ये भांपली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक आईनी पोजीशन ली है और ये शर्म से डूब मारने का मकाम है उन जमहूरी ताकतों के लिए। लेकिन सर कानून क्या कहता है? जैसा मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो इंट्रा कोर्ट अपील की बात हो रही है कि वफाकी हुकूमत की सवाबदीद है कि वो इस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर सकती है, तो क्या वो कर सकती है? कानून क्या कहता है? अच्छा, पहली तो बात है ये वफाकी हुकूमत का तो इख्तियार ही कोई नहीं है, ये तो स्पीकर नेशनल असेंबली का और मेंबर पार्लियामेंटेरियन का इख्तियार है। वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश तो ऐसी है ना कि वो इलेक्शन कमीशन जो है उन्हीं का रोल एक प्ले। ये वफाकी हुकूमत के आप कह रहे हैं ये ख्वाहिश ही नहीं है, मतलब ये ख्वाहिश हो सकती है लेकिन उनकी अब ये सवाबदीद नहीं रही है, ये आप कह रहे हैं। थैंक यू सो मच एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब, आपके वक्त की कमी है। फारूक हबीब साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। फारूक साहब बहुत शुक्रिया। अब मामला जो उलझ गए हैं, एक तरफ तो ये ममनुआ फंडिंग का केस जिसमें अभी कुंवर दिलशाद साहब ये कह रहे थे कि अब ज़ाहिर जो हुक्म मुअत्तल किया गया है इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जो आप तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अब शोकॉज भी का जवाब भी देना होगा, मुकम्मल दलाइल के साथ भी देना होगा, नहीं होगा तो ममनुआ फंडिंग भी जब्त होगी, इंतखाबी निशान भी वापस होगा। ये सारे मामला तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ये क्या हो रहा है फिर? फारूक साहब आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी बोलिएगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जो इंतखाबी निशान है हाँ जी उसके मुअत्तल होने का तो मामला हरगिज नहीं है। सही। अगर आप उस फैसले को पढ़ लें, इंतखाबी निशान उसी वक्त मुअत्तल आपका होगा जब पार्टी की रेजोल्यूशन होती है। रेजोल्यूशन के लिए वफाकी हुकूमत को अलग से तहकीकात करके रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट भेजना पड़ता है। हाँ। फिर सुप्रीम कोर्ट मुतमिन होती है तो पार्टी डिसॉल्व होती है। यहाँ मामला है कि पीपल्स पार्टी नून लीग का फंडिंग का फैसला इलेक्शन कमीशन कर नहीं पा रहा, वो केस उसी तरह पेंडिंग है। वहां पर साफ झुकाव इलेक्शन कमीशन का नजर आ रहा है। पीटीआई का रिपोर्ट भी आ गई, आगे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए केस को भी आगे भिजवा दिया गया, लेकिन दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी से लाडलो जैसा सलूक किया जा रहा है। अब मैं इस केस की टेक्निकलिटीज के ऊपर बात कर लेता हूँ आपसे। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है, जिसका 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड है, डेटा बेस है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी है जो इस मुल्क को 32 अरब डॉलर सालाना भेजते हैं, वही पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग फराहम की है। लिहाजा पहले ये कहते थे ये फॉरेन फंडिंग है, अब ये प्रोहिबिटेड फंडिंग पे आ गए। फॉरेन फंडिंग के अंदर पार्टी जो है वो बैन होती है और उसका तयन जो है वो वफाकी हुकूमत करती है। प्रोहिबिटेड फंडिंग वो होती है जो ममनुआ फंड की हद तक उतने फंड जब्त हो जाते हैं, उससे आगे उसकी कोई सजा नहीं है। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट के ऊपर हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं। उन ऑब्जेक्शंस को अब हम जब शो काज का जवाब देंगे उसके अंदर हम सामने रखेंगे। लेकिन कोर्ट ने बड़ा आसान कर दिया है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि आप पहले से अपना माइंड ना बनाएं, बल्कि आप खुले दिल से खुले दिमाग से तहरीक इंसाफ को सुने, क्योंकि इनकी रिपोर्ट के अंदर ऐसी मुज़हिका खेज गलतियां मौजूद हैं कि जो लोग पाकिस्तानी हैं उन्होंने उनको भारतीय शहरी बना दिया है। अगर किसी की बीवी किसी और मुल्क की है और वो रहने वाला वो शख्स खुद पाकिस्तानी है तो उसको भी इन्होंने प्रोहिबिटेड फंडिंग के जुमरे में डाल दिया है। तो लिहाजा उन लोगों के एफिडेविट्स भी आ चुके हैं, जिन लोगों ने पैसे दिए और जिन लोगों ने अपने नाम देखे तो लोगों ने खुद राब्ता किया, क्योंकि ये 2008 से 2013 की फंडिंग की बात हो रही है, तकरीबन 10 से 15 साल पुराने रिकॉर्ड की बात हो रही है। तो जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, जिंदा हैं, उन लोगों को अपने नाम सामने आए, उन्होंने हमारे साथ रीच आउट किया, अपनी वीडियोस बना के भी भेजी। और इलेक्शन कमीशन ने कभी इससे पहले पार्टियों के अकाउंट की जांच पड़ताल कभी की ही नहीं है, हालांकि कानून इन्हें कहता है। इन्होंने बल्कि हमें सर्टिफिकेट इशू किए हुए हैं
कि आपकी फंडिंग जो है वो हमने एक्सेप्ट कर ली है, क्योंकि 2008-2013 की बात हो रही है जी। अगर उस वक्त कोई इशू था तो ये उस वक्त हमें निशान अलॉट ना करते हैं, लेकिन इन्होंने हमारे अकाउंट को इन्होंने दुरुस्त समझ के पार्टी को इलेक्शन लड़ने की भी इजाजत दी, निशान भी अलॉट हुआ। अब हमें शोकाज का जवाब देंगे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह अपने फैसले के अंदर लिख दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना बड़ा क्लियरिटी उन्होंने इस चीज पर कर दी है। अभी जरा आपको बताते हैं कि फैसलाबाद में चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैलियां निकाली जा रही हैं, इसी पर बात करेंगे। गुलाम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी गुलाम दस्तगीर। जी बिल्कुल, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर ज़िला फैसलाबाद में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ और महंगाई के खिलाफ रैलियां निकालने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर फैसलाबाद में पीटीआई के सरकर्दा रहनुमा और पीपी 110 से पीटीआई के मजबूत उम्मीदवार मोहम्मद असगर मिर्ज़ा की जानब से फैसलाबाद में चारचक पुल के करीब से अपने मरकजी दफ्तर से रैली निकाली गई है। मोहम्मद असगर मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद भी हैं। हम अपने चेयरमैन का पैगाम पूरे लोगों को, पूरे अपने अवाम को दे रहे हैं। जो महंगाई हुई है उस महंगाई के खिलाफ, जो बिजली की प्राइस बढ़ी है उसके खिलाफ, जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है उसके खिलाफ, और जो लोगों को बेरोजगार कर दिया उन्होंने। हमारी फैसलाबाद की इंडस्ट्री 50% फैसलाबाद की इंडस्ट्री तबाह हो गई है, उसकी इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक के हवाले से ये निकाली जा रही थी रैली। बहुत शुक्रिया गुलाम दस्तगीर। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो दीगर इश्यूज पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन, और हम एक और जाविया में आज बात करेंगे पेट्रोल की किल्लत की। अगर पेट्रोल 20 दिन का है और उसके बावजूद पेट्रोल नायाब है तो क्यों है? ये सवाल है जो हर शहरी पूछ रहा है, क्योंकि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का सिलसिला जारी है। शहर शेखुपुरा और कसूर में पुलिस ने पेट्रोल के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया और करोड़ों रुपए मालियत का तेल बरामद किया। इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से पंजाब में बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद हैं और जो पेट्रोल पंप्स खुले हैं वो भी महदूद मिक़दार में पेट्रोल फराहम कर रहे हैं। शहरियों को पेट्रोल हासिल करने के लिए तवील कतारों में इंतजार करना पड़ता है और इस बहरान से नाज़रीन शहरी शदीद परेशान और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। भावर नगर में डीजल कम देने पर तैश में आकर शहरी ने गाड़ी पंप मालिक पर चढ़ा दी, जिससे पंप के मालिक की टांग टूट गई। शहरियों का यह कहना है कि जिन पंप्स पर पेट्रोल की फरोख्त जारी है वहां मोटरसाइकिल सवारों को 200 से ज्यादा रुपए का पेट्रोल दिया ही नहीं जा रहा, जबकि गाड़ी वालों को 500 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल फराहम नहीं किया जा रहा। उधर वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ये कहते हैं कि पेट्रोल की मसनूई किल्लत पर पाकिस्तान के पास 20 दिन का पेट्रोल है और 25 दिन का डीजल मौजूद है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने लगी हैं क्योंकि हमारे IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों को ये कह रहे हैं कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, आपके हक़ में डाका मार रहे हैं। हमारे पास कोई मसला नहीं है, हमारे पास 20 दिन का ज़ख़ीरा मौजूद है, 25 दिन का डीजल का ज़ख़ीरा मौजूद है। एक्चुअली सूरत हाल क्या है इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं नुमान मजीद साहब, प्रेसिडेंट है पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के। नुमान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? ज़ख़ीरा अंदोज़ी प्रॉब्लम है या वाकई पेट्रोल नहीं है अभी? जी अस्सलाम वालेकुम। ये मैम तकरीबन 2 साल से 2020 से ये शॉर्टेज का जो है लोगों को गाए बगाए सामना करना पड़ रहा है, और इसकी वजह ये है जो हमने बेजा लाइसेंस दे दिए हैं OMCs को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, उसकी वजह से जो है ये सारा क्योस पैदा हुआ है। अच्छा। आप देखें कि इंडिया जो है वो हमारे से कई गुना बड़ा मुल्क है और वहाँ पर जो है इस टाइम 8 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है वो ऑपरेट कर रही हैं, और हमारे यहाँ पर 50 से ज़ायद को लाइसेंस मिल चुका हुआ है और 28 ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है वो ऑपरेशनल है। और इसी के अंदर ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात हो रही है ये ज़ख़ीरा अंदोज़ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो मालिकान है वो हैं। अच्छा। पहले ये जो है वो इनको गवर्नमेंट ने अब लाइसेंस दे दिया हुआ है कि आप जो है स्टॉक जो है वो अपना होल्ड करके बैठे, और क्योंकि डिपोज भी इनके पास है। नाम पेट्रोल पंपों वालों का आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे पेट्रोल पंप वाले के पास तो जो है 50-60 हज़ार लीटर की स्टोरेज होती है जो मुश्किल से जो है 2 दिन निकालती है, तो उससे जो है उससे शॉर्टेज नहीं पैदा होती है। शॉर्टेज पैदा होती है जब 18 लाख लीटर 20 लाख लीटर। सॉरी टू कट यू सर, आपने बड़ी एक मुनासिब सी बात की है। तो ये जो कार्रवाई हो रही है ये अब वो किसके खिलाफ रही है? क्योंकि आपने तो हमें बात ही कोई और बताई है।
देखिए हम जो है ना, हम बैठे हुए हैं ओपन, हमारी चार दीवारी नहीं होती है, कोई भी जो है ना महकमे वाला कोई भी अंदर आकर तो हमें चेक कर सकता है। तो सॉफ्ट टारगेट भी हम ही बनते हैं, मजलूम जो है वो OMCs वाले बन जाते हैं और जो जालिम है वो हम बन जाते हैं। तो मामला ये है कि आप अगर आपने चेकिंग करनी है ना, तो आप चेक करें कि जो डिपोज में जो डिमांड जा रही है उस हिसाब से सप्लाई दी जा रही है पंपों के नहीं। रोक के जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बैठती हैं और इंतजामिया जो है उसका रुख हो जाता है पेट्रोल पंप मालिकान की तरफ। हालांकि इसमें पेट्रोल पंप मालिकान इन्वॉल्व नहीं है, एक दो काली भेड़ें हो सकती हैं, उनका हमारे से ताल्लुक नहीं, हमारी एसोसिएशन से। लेकिन जो जनरल ऐसे बात करूं तो अभी ये इंतजामिया के पास जो है वो टीम वगैरह मौजूद है, किसी भी पंप पे जाके छापा मार। अब एक्चुअली नुमान साहब मैं ये समझना चाह रही हूँ कि इसका हल क्या है। जब आप ये कह रहे हैं कि 50 से ज्यादा ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, लाइसेंस भी दिया हुआ है, एक्चुअली ये हैं असल जो जखीरा अंदोजी करते हैं। अब हुकूमत की सरपरस्ती हो गई ना नुमान साहब, तो फिर कार्रवाई कैसे? हाँ जी बिल्कुल, कार्रवाई जो है वो मैं वही बताना चाह रहा था कि इंतजामिया जो है ना उसका वो गलत डायरेक्शन की तरफ है। उनको अपनी डायरेक्शन चेंज करके पंपों से जो है ना अपने बंदूकों का रुख बोर्ड करना तो OMCs की तरफ करना चाहिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनी से पूछना चाहिए। अगर तो देखें किसी पंप से जो है वो आप छापा मारते हैं, वहाँ पे पेट्रोल मौजूद है और जो है वो बेच नहीं रहा है, सेल नहीं कर रहा, तो फिर आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें, बिल्कुल करनी भी चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पर पेट्रोल ही मौजूद नहीं है और वो पंप बंद पड़ा हुआ है, तो फिर कसूरवार जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, जिस कंपनी का वो पंप है। वो पंप की बजाय फिर आप जो है वो मार्केटिंग कंपनी को जो है वो टारगेट करें, उन्हें जुर्माना करें। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपका नुमान मजीद साहब। बड़ी के साथ नुमान साहब ने बता दिया कि एक्चुअली मुलव्विस कौन है। जो पेट्रोल कंपनीज हैं 50 से ज़ायद जिनको लाइसेंस दिए हैं वो ये काम कर रही हैं, और ये जो ज़खीरा अंदोज़ी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पेट्रोल पंप मालिकान पर, ये उनका काम नहीं है। अगर आप चाहें तो अपनी आप मैनेजमेंट ठीक कर लें और अपनी डायरेक्शन ठीक कर लें, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली कौन मुलव्विस है। ये सारी सूरत हाल है और अब इस सूरत हाल में ये देखना होगा कि हुकूमत की जो आगे की स्ट्रेटजी है वो क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ तो हम देख रहे हैं नाजरीन पेट्रोल की किल्लत है, दूसरी तरफ अद्वियात की भी हमने देखा कि किल्लत जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। पेट्रोल, बिजली, उसके बाद डॉलर की कीमतों में इजाफे की वजह से जो अद्वियात की कीमतें हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं, और अब जो कीमतें हैं वो ये होंगी कि 350% तक का इजाफा जो है वो अद्वियात की कीमतों में करने की तैयारी हुकूमत ने कर ली है। और ड्रैप ने जो है वो कीमतें बढ़ाने की सिफारिश की है, यानी कि जो जान बचाने वाली दवाइयाँ हैं, जो ज़रूरी अद्वियात हैं, उनकी भी कीमतें में जो है वो मज़ीद इजाफा होगा। इस पर हम बात भी करते हैं और डेफिनेटली नाजरीन ये सब कुछ डॉलर रेट के आगे पीछे होने की वजह से भी हो रहा है। अब डॉलर का जो रेट है जिसमें ये कहा गया एक्सचेंज कंपनीज की जानिब से और वजारत ख़जाना की जानिब से भी कि हमने ब्लैक मार्केट जो है उसको ख़त्म करने के लिए कैप हटाया है, तो क्या वाकई जो ब्लैक मार्केट है वो ख़त्म हो रही है या नहीं हो रही है? ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये सस्ता तो ज़रूर हुआ, लेकिन डॉलर उसी तरीके से ही बढ़ रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो अब ये सूरत हाल जाएगी कहाँ? इसी पर हम ज्वाइन करें प्रेसिडेंट ऑफ फॉरेस्ट एसोसिएशन है मलिक बोस्तान साहब। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जब कैप हटाया गया और आपने खुद इस बात का ऐलान किया कि कैप हटाया इसीलिए गया है ताकि जो ब्लैक मार्केट है या ग्रे मार्केट है उसको ख़त्म किया जा सके, यानी कि जो डॉलर स्मगल भी हो रहा था, हवाला हुंडी भी हो रहा था, आपको लगता है कि इससे डॉलर का रेट बढ़ा है, कम हुआ है, ये हवाला रुक गया है, कुछ बेहतरी आई है इससे? जी बिल्कुल रुक गया है और ब्लैक मार्केट अल्लाह का शुक्र ख़त्म हो गई है। और इंटर बैंक और प्री मार्केट का रेट थोड़ा फर्क होता है, 1 से 2% हमेशा ही रहा है, पहली दफ़ा ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले 10 से 15% पे चला गया था ये। और ब्लैक मार्केट से मुराद ये था कि वो जो कि काबुल में जो लोग खरीद रहे थे उनका रेट बहुत ज़्यादा था, और हवाला मार्केट से मुराद था कि दुबई में जो लोग खरीद रहे थे उनका रेट बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से हमारी वर्कर रेमिटेंस जो है $1 अरब माहाना कम हो गई थी, और हमारी एक्सपोर्ट LCN न खुलने की वजह से $1 अरब कम हो गई थी, यानी कि $2 अरब हमारी ऑफिशियल मार्केट से निकल के उधर शिफ्ट हो गया था। अब आपने क्या हटाया, आज अल्लाह का शुक्र है काबुल का रेट 274 और पाकिस्तान का 276 है यहाँ, यानी कि ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह हम भी यही चाहते थे ताकि लोग वहाँ न दें और वो डॉलर स्मगलिंग ना हो, वो रुक गया है और डॉलर में लोग अब देने भी आ रहे हैं और खरीदने भी आ रहे हैं। अच्छा। तो इस वजह से जो है
पाकिस्तान के लिए जो है ये फायदेमंद है और हम यही चाहते थे। और आगे कुछ प्रकार क्राइसिस जरूर है डॉलर की, आपको पता है कि 4 अरब डॉलर के कंटेनर हजारों के हिसाब से पोर्ट पे खड़े हैं और उन्होंने भी हुकूमत ने कहा है कि आप अपने सोर्सेज से जहाँ भी चाहे सेटलमेंट कराएं। तो उनकी डिमांड अभी खड़ी है, जिन्होंने उनकी डिमांड खत्म होगी तो डॉलर का रेट देखें गिरना भी शुरू हो जाएगा। अच्छा मलिक बोस्तान साहब, हुकूमत ने एक तजवीज़ दी है, वो ये कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो आराम से डॉलर अकाउंट खोल सकते हैं। पहले कितना आसान नहीं था। अगर ये मामला हुकूमत की तरफ से आया है तो इससे मार्केट में क्या बेहतरी पैदा होगी? मैं जवाब ये था कि 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं, उनके ऑलरेडी रोशन डिजिटल के अलावा कमर्शियल बैंकों में अकाउंट ऑलरेडी उनके अपने भी हैं, उनके फैमिलियों के भी हैं, जिसमें वो अपनी करेंसियां भेजते भी हैं, रेमिटेंस भी भेजते हैं। आया वही अकाउंट उनकी आप बात करें या आप ये कह रहे हैं कि एक अलग ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए स्पेशल अकाउंट खोला जाएगा जिसके अंदर वो अगर अपना कोई रेमिटेंस भेजेंगे ना उनको स्पेशल कोई बेनिफिट दिया जाएगा। ये भी बता दें कि आप ज़ाहिर कैप डॉलर पे लगाया भी आप लोगों ने, फिर हटाया भी आप लोगों ने, लेकिन एक्सचेंज कंपनीज पर ये इल्ज़ाम लगता है कि जो ग्रे मार्केट थी ये इन्हीं ने बनाई थी, यानी कि एक्सचेंज कंपनियों ने, और इसी की वजह से जो है वो रेट भी डॉलर का ऊपर गया था। देखो ब्लैक शीप हर महकमे में होते हैं, हमारे में हम कहते हैं कि सारे फरिश्ते नहीं हैं। कुछ लोगों की कंप्लेनें आई हैं, हमने एक्शन भी लिया है, उनके लाइसेंस भी सस्पेंड हुए हैं, किसी के कैंसिल भी हुए हैं। तो ये तो है, लेकिन कि जब मुनाफा बढ़ जाता है और लालच बढ़ जाता है तो फिर ऐसी चीजें होती रहती हैं। और ये हमने इसीलिए कैप हटाने का मकसद भी यही था कि बदनामी हमारी हो रही थी और एम्प्लॉय जो थे वो जो बाहर के लोग थे ब्लैक मार्केट वाले वो लालच दे के उनके साथ ट्रांजेक्शन करते थे। तो इसीलिए हमने कैप हटाया, ना रे बांस ना बजे बांसुरी, ना फर्क होगा, ना वो उनको लालच देंगे, ना ये बाहर जाके उनको मतलब शिफ्ट होगा। तो मकसद ही यही था और बदनामी हमारी हो रही थी और हमारे पास सप्लाई बिल्कुल नहीं आ रही थी। लोग बेचने पर ब्लैक मार्केट में जाते थे और खरीदने एक्सचेंज कंपनी के आते थे। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं कोई काली यहाँ पर आपने एडमिट किया। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद है मलिक बोस्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और डॉलर की किल्लत यानी करेंसी क्राइसिस की वजह से जो खाम माल है अद्वियात में बनाने के लिए वो हजारों कंटेनर्स हैं जो कि पोर्ट पे फंसे हुए हैं, और इसी की वजह से ये जो बार बार कीमतों की बात अभी मैंने की कि 350% तक इनकी कीमतों में इजाफा होने का खदशा है, क्योंकि ड्रेप ने ये कहा है, सिफारिश की है कि अद्वियात की कीमतें बढ़ाई जाएं। अब होगा क्या, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद फारूक बुखारी साहब, चेयरमैन है PPM। फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो जाहिर है करेंसी क्राइसिस की वजह से खाम माल के जो कंटेनर्स हैं वो पोर्ट पर फंसे हुए हैं, ये भी एक सूरत हाल है, लेकिन इतना ज़्यादा इजाफा जिसकी सिफारिश की जा रही है वैसे ही लोग परेशान हैं अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से। इसकी वजह से ये अनप्रेसिडेंटेड शॉर्टेज आई है, जिसकी वजह से अगेन ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है, सगीरा दोषी शुरू हो गई है। बट अनफॉर्चुनेट बात है, बट नॉनदलेस ये है कि आज हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई थी, हेल्थ मिनिस्टर साहब से, तो उन्होंने हमारी सारी जायज़ तजवीज़ और जायज़ हमारी मांगे जो है उन्होंने में यकीन दहानी कराई है कि वो 10-5 दिन में इनको हल करेंगे एंड वी विल कम टू अ लॉजिकल सॉल्यूशन। जायज़ मुतालबात क्या थे सर, बताना पसंद करेंगे फारूक साहब? हाँ जी, जायज़ मुतालबात क्या थे? जी यही हमारी अक्रॉस द बोर्ड की जो रिक्वेस्ट थी कि जी अक्रॉस द बोर्ड 1 मॉलिक्यूल 1 प्राइस आप कीजिए, ताकि ये पूरी इंडस्ट्री का मसला है। और इस इंडस्ट्री का मसले की वजूहत ये है कि US डॉलर क्या डिस्पैरिटी जो है, हाइपर इन्फ्लेशन है, यूटिलिटी का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी है, और जैसे मैं पहले भी फरमा रहा था कि 40 से ज्यादा कंपनी ने मुझे लेटर इरसाल किए हैं कि वो शटडाउन की तरफ जा रहे हैं। तो टू टैकल दिस, टू अवर्ट दिस नेशनल क्राइसिस, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने मीटिंग कॉल की थी, तो उसमें उन्होंने हमारी जायज मांगे सुनी है एंड होपफुली विद इन 10 days वी कैन कम टू अ लॉजिकल सोल्यूशन जो बेसिकली पेशेंट के लिए बेहतरीन सोल्यूशन हो। अच्छा, आपको याद होगा कोविड के ज़माने में जिस तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई अद्वियात की, जान बचाने वाली जो कीमतें थी वो भी अद्वियात जो थी वो गायब हो गई थी, फिर ब्लैक में बिकना शुरू हो गई थी, और ये उस वक्त से अब तक हो रहा है। तो यानी कि उस वक्त तो करेंसी क्राइसिस नहीं था, तो उस वक्त जो कीमतें इतनी बढ़ गई थी, अब एक बार फिर कीमतें बढ़ेंगी, लोगों के लिए तो वैसे ही बहुत मुश्किल हो गया है सर। अच्छा मैडम, इसमें थोड़ा क्लियर कर लूं, बैकग्राउंड इस तरह है कि जो कीमत बढ़ाने का पावर है वो हमारे पास नहीं है। कीमत बढ़ाने का पावर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ है। जहां तक जिक्र कर रही है ये ब्लैक मार्केटिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ये अनफॉर्चुनेटली हमारी
अगली रियलिटी है इस मुल्क की कि चीनी, रोटी, पानी, शुगर, हर चीज पे ज़ुबूरानंदोज़ी होती है। जैसे ही शॉर्ट होता है माल, सप्लाई चेन हमारी जहाँ डिस्टर्ब होती है, ये लोग इसका फायदा उठाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी नासूर चीज है जो हमारे माशरे में एग्जिस्ट करती है, और इसको टैकल करने के लिए सिर्फ यही हल है कि हम सप्लाई मेंटेन रखें, ताकि इतनी सप्लाई हो कि इनको मौका ना मिले कि आगे ये ज़ख़ीराअंदोज़ी कर सकें। अच्छा सर, क्योंकि वक्त की कमी है, एक चीज में आपसे एक सवाल और करना चाहती थी, वक्त की कमी है कि इसका हमने मुतबादिल क्यों नहीं ढूंढा कि खाम माल हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, डेफिनेटली डॉलर में पेमेंट्स होती हैं, हमारे पास मुतबादिल अद्वियात या उसके खाम माल या फिर उसका फॉर्मूला हमने दूसरी कंपनीज के साथ क्यों नहीं ट्राई किया? हम कुछ कंपनीज के साथ महदूद क्यों हुए? वही खाम माल, वही चीजें, हमने चीजों को चेंज करने की कोशिश क्यों नहीं की? अच्छा मैडम, मैं इसे बताना चलूं कि 95% अदवाइज जो इस मुल्क में बनती हैं वो लोकल बनती हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर उनको बनाते हैं 95%। अच्छा, हैविंग सेड दैट, आपने एपीआई खाम माल की बात की। अनफॉर्चुनेटली सिंस 60 ईयर्स हमारे मुल्क में नेफ्टा एक पाइपलाइन होती है जिसकी अभी तक तश्कील नहीं की है। दैट पाइपलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एपीआई मैन्युफैक्चरर। अगर वो पाइपलाइन आज के जमाने में लगाते हैं, इट विल कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और अनफॉर्चुनेटली हमारे में किसी में इतनी साख नहीं है कि वो प्रोजेक्ट अफोर्ड कर सके। ओनली द गवर्नमेंट कैन डू दैट। इफ द गवर्नमेंट अलाउज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्चुअली कम फॉरवर्ड एंड मैन्युफैक्चर एपीआई इन पाकिस्तान। राइट, बिल्कुल सही। सैयद फारूक बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बता रहे थे कि सूरत हाल हुकूमत के हाथ में होती है, हुकूमत का काम है कि वो एक पॉलिसी बनाए और सूरत हाल को टेकअप करे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ज़ख़ीराअंदोज़ हैं वो सर उठाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। ह्यूमन राइट वॉच ने IMF और पाकिस्तानी हुकूमत पर जोर दिया है कि कर्ज के बदले मुआशी इस्लाहात का बोझ गरीबों पर ना डालें। IMF को यह भी कहा गया है कि पहले ये अंदाज़ा लगाया जाए कि नए इक़दामात गरीब पर क्या सितम ढाएंगे, और ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक नए इक़दामात से जो रकम हासिल हो वो कम आमदन वाले अफराद के तहफ़्फ़ुज़ पर सर्फ की जाए। IMF पाकिस्तान को मोहलत देकर लचक का मुज़ाहिरा करे ताकि देर पा बहाली मुमकिन हो सके। तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान के सबब लोग खुराक, सेहत, मुनासिब मयार ज़िंदगी को तरस कर रह गए हैं। इस पर IMF की कड़ी शराइत आवाम को शदीद मुश्किलात से दोचार कर सकती हैं, जिनमें डॉलर, बिजली, ईंधन मजीद महंगा करना और नए टैक्सेस लगाना शामिल है। इन्हीं पर हम बात करेंगे। हिना जिलानी साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, समाजी रहनुमा बराए इंसानी हुकूक। हिना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो ह्यूमन राइट वॉच की बातें हैं वो तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद कैसे होगा और कौन करवाएगा? देखिए, हाल तो आप नहीं करना है ना, आपके मुल्क में करना है। ह्यूमन राइट्स वॉच में तो नहीं हल करना है ये। बात तो जाहिर है कि जो वो कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं और आपकी हमदर्दी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, हुकूमत नहीं हल करना। लेकिन साहिबा, क्या माजी में कभी आपने देखा कि गरीब तबके को या गरीब लोगों को या खवातीन को रखकर सामने कोई मुआशी पॉलिसियां बनाई गई हों जो अब बनाई जा रही हैं? अब ये तो मैं नहीं कह सकती कि अब बनाई जाएंगी या नहीं बनाई जाएंगी, लेकिन मजमूई तौर पर किसी ने खवातीन के लिए खैर की बात ज्यादा की नहीं है इस मुल्क में, और अगर कवानीन बनाए भी हैं तो उनका कोई असर जमीनी हकायक पर नहीं हुआ, और खवातीन के खिलाफ तशद्दुद बिलखुसूस बढ़ता चला गया बजाय इसके घटे। ठीक है नजलानी साहिबा, बहुत शुक्रिया। हम मौजूद थी ह्यूमन राइट वॉच, और ज़ाहिर है ये काम ह्यूमन राइट्स का नहीं है, ये काम हुकूमत का है कि जो पॉलिसीज़ बनाती हैं। जाते जाते उम्मे रुबाब के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, जो कि बेटी है सिंध की और इंसाफ की तलबगार है, और हमें उम्मीद भी है और दुआ भी कि उम्मे रुबाब को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। इसी पॉइंट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म। बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ